हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रगतिज केमिस्ट्री। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसके नाम से डिप्रेशन में नहीं आना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि जब हम किसी एक सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है। तो इसका यही मतलब है, ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट the vapor pressure of solution decreases and also the freezing point decreases। वो कैसे होता है, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि जब सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। वो इक्विलिब्रियम में कब होंगे? आपने वेपर प्रेशर का नाम सुना है? वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर को जब हमने डिफाइन किया था तो वहां लिक्विड के केस में डिफाइन किया है। तो लिक्विड के केस में क्या होता है, जब लिक्विड अपने वेपर के साथ किस में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, तो वो लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर डिफाइंड होता है जहां रेट ऑफ कंडेंसेशन और इवेपोरेशन इक्वल हो जाता है। सिमिलरली सॉलिड्स का भी वेपर प्रेशर होता है क्योंकि सब्सटेंसेस सब्लिमेशन भी शो करते हैं। ओके, तो सॉलिड्स भी क्या है, अपने वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। और ये कोई सरफेस फिनोमेना नहीं है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, हर टेम्परेचर पे होती है, बस उनकी अमाउंट डिफर करती है। हो सकता है ज्यादा टेम्परेचर पे वेपर ज्यादा बन रहा है तो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, लो टेम्परेचर पे लो हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर तो सभी का बढ़ता है, लेकिन एक्सटेंट क्या होगा, किस एक्सटेंट से बढ़ेगा, किस स्पीड से बढ़ेगा, वो सबका अलग होता है। ओके, तो अगर सॉलिड और लिक्विड क्या है, इक्विलिब्रियम में है फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर सेम, जब दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, तो ये डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। डेफिनेशन क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर। तो अब हम इसको एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है और अगर हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ होगा इसका, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। ये ग्राफ है वेपर प्रेशर, मैं वीपी से डिनोट कर रही हूँ वेपर प्रेशर को, और यहाँ एक्स एक्सिस पे होगा टेम्परेचर। तो मैंने कहा कि सॉलिड्स का भी वेपर प्रेशर होता है और लिक्विड्स का भी। तो ये ग्राफ क्या बताता है कि टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने ये लाइन ड्रॉ करी। ये लाइन क्या बता रही है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स फ्रोजन सॉल्वेंट। फ्रोजन सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर बता रही है कि टेम्परेचर के साथ कैसे बढ़ता है। फिर दूसरी लाइन आ रही है यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर। तो ये लाइन है, अब क्या आप बता सकते हैं दोनों लाइन की स्किन में से सॉल्यूशन की कौन सी लाइन होगी और प्योर सॉल्वेंट की कौन सी लाइन होगी? जैसा कि मैंने बताया था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ऑब्वियसली ऊपर वाली लाइन का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो ये किसकी लाइन होगी, प्योर सॉल्वेंट की। यानी कि ये कौन सी लाइन है, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। और ये लाइन किसकी है, ये लाइन है सॉल्यूशन की। ओके, तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है सॉल्वेंट जो फ्रीज हो चुका है उसका वेपर प्रेशर, और ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। जिस पॉइंट पे ये दोनों आके मिलेंगे, क्योंकि डेफिनेशन क्या थी, वो पॉइंट जिस पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, सेम। तो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट और फ्रोजन वाली जब लाइन मिलती है तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ टीएफ नोट से। जब सॉल्यूशन वाला जो कर्व होगा, ये कर्व जब फ्रोजन सॉल्वेंट से जाके मिलेगा तो ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का, दैट इज टीएफ। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो टीएफ है वो कम है टीएफ नोट से, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। एक बार आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ये पॉइंट्स हैं, this is point A, this is point B, this is C, and this is point D, and this is point F, E, A, B, C, D, and E, yes। तो B और C जो कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, BC कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां हम लिख लेते हैं BC, AC एंड DE। ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कर्व BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ
सॉल्वेंट, चेंज इन वेपर प्रेशर, क्या लिखना चाहिए हमें, चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विद टेम्परेचर। ओके, कि वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का कैसे चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ। जो एसी लाइन है, सॉरी एसी नहीं, इट शुड बी ए बी, इट शुड बी ए बी, ए बी ये लाइन है, ये क्या बता रही है, फ्रोजन सॉल्वेंट का, यानी कि इस पे हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, या फिर क्या बोल सकते हैं जो फ्रीज हो चुका है सॉल्वेंट, सॉलिड और फ्रोजन सॉल्वेंट विथ टेम्परेचर, ओके। डीई लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डीई ये कर्व कौन सा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, राइट। सो दिस इज चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद टेम्परेचर, ओके, क्लियर है। पॉइंट बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट बी रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रोजन सॉल्वेंट, यानी कि ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, this represents freezing point of pure solvent, ओके। पॉइंट डी किसका इंटरसेक्शन है, फ्रोजन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन का, यानी कि जब सॉलिड और लिक्विड का क्या हो गया, वेपर प्रेशर सेम हो गया इस पॉइंट पे आके, तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो पॉइंट डी रिप्रेजेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये ग्राफ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि सॉल्यूट ऐड करने से जो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम आ रहा है प्योर से। वी कैन क्लियरली सी दैट TF इज लेस देन TF नॉट। यही तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की डिक्रीज हो गई है। अब ये ऑब्जर्व किया गया कि जो ये डेल्टा TF है, जो चेंज आया है, चेंज कितना आया है, TF नॉट माइनस TF, यानी कि जो हाई वैल्यू होगी उसमें से लो वैल्यू को माइनस कर दिया, ये चेंज आया है फ्रीजिंग पॉइंट में, इसको हमने बोला डेल्टा TF। यही क्या है, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम आगे मूव करते हैं इसमें। यहां तक हमें पता चला कि डेल्टा TF क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ है। अभी देखा गया कि जो डेल्टा TF है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। m क्या है, ये स्मॉल m इज मोलैलिटी, दिस इज मोलैलिटी। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम रिमूव करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाता है, KF एक कांस्टेंट निकल के आता है और हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू m। तो यहाँ पे KF क्या है, KF इज, हम क्या बोल सकते हैं, डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल, यानी कि जब मोलैलिटी 1 है तो ये डेल्टा TF के इक्वल ही हो जाएगा, ओके। तो मोलल डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और m, और इसको क्या बोल सकते हैं, दूसरा इसका नाम है क्रायोस्कोपिक, दिस इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसके यूनिट से भी सवाल आ सकता है, इसकी यूनिट क्या बनेगी, देखो डेल्टा TF है तो एक टेम्परेचर ही ना, डेल्टा TF की यूनिट सेम आएगी टेम्परेचर की तरह। मोलैलिटी की यूनिट हमें पता है क्या होती है, मोल पर kg, तो KF की यूनिट क्या हो जाएगी, इट्स यूनिट इज, अगर हमें लिखनी हो इसकी यूनिट तो यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट इज केल्विन kg अगर हम इसको डराइव करते हैं तो क्या हो जाएगी, केल्विन अपॉन kg इनवर्स एंड मोल। जब इसको सही से लिखेंगे तो केल्विन kg मोल इनवर्स, ये इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब जो ये KF होता है ना, ये डिपेंड किस पे करता है, तो KF एकदम मतलब कि सॉल्यूट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड सोनली ऑन दी सॉल्वेंट। तो KF की डिपेंडेंसी अगर हम देखते हैं, KF it depends on solvent
वैसे तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन अगर नहीं दे रखा है, क्योंकि जेई में इस बार 2025 में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जिसमें आपको केएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा था कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था। ओके, तो केएफ की वैल्यू क्या होती है, केएफ इज इक्वल्स टू आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टीएफ नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एल फ्यूजन। एल आपने लेटेंट हीट सुना होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो ये केएफ की वैल्यू होती है। तो और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एम आर टी एफ नॉट स्क्वायर 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। ओके, यहां पे ये सब फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं। यहां पर एम आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता होगी। ये डिपेंड करेगी हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है, डिपेंड करेगी एल फ्यूजन और डेल्टा एच फ्यूजन की यूनिट क्या है। इनकी एनर्जी की यूनिट के बेसिस पे बता सकते हैं। इसकी दो वैल्यू होती है बेसिकली एनर्जी की टर्म्स में, 8.34 जूल में हो सकती है या फिर 2 कैलोरी इस फॉर्म में हो सकती है। ओके, ये बाकी आगे कॉमन नहीं होता है पोर्शन, तो ये इसकी मेन यूनिट हो सकती है। अगर डेल्टा एच हमें जूल में दे रखा है या फिर किलो जूल में दे रखा है तो हम 8.314 यूज करेंगे। अगर डेल्टा एच हमें किस में दे रखा है, कैलोरी में दे रखा है, तो हम 2 कैलोरी वाली यूनिट इसकी जो वैल्यू है वो यूज करते हैं। आर हमने देख लिया। टीएफ नोट क्या था, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एल फ्यूजन क्या होगा, एल फ्यूजन इज latent heat of fusion, latent heat of fusion per gram of solvent। और वहीं अगर मैं डेल्टा एच फ्यूजन की बात करूं तो एल फ्यूजन और डेल्टा एच फ्यूजन का रिलेशन क्या होता है, एल फ्यूजन इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्योंकि ये पर ग्राम के लिए डिफाइंड है और ये पर मोल के लिए डिफाइंड है। तो डेल्टा एच फ्यूजन क्या हो जाएगा, सेम लेटेंट हीट ऑफ, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल, यानी कि क्या हो सकता है एल फ्यूजन इंटू एम। एम इज, दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आई होप आपको यहां तक क्लैरिटी आई होगी। हमने क्या देखा, हमने डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम का रिलेशन देख लिया। मोलैलिटी मैंने यहाँ लिख दिया है, हो सकता है क्वेश्चन में आपसे मोलर मास पूछ ले। मोलर मास के टर्म्स में आप एम को ओपन करके लिख सकते हो, एम का जो फॉर्मूला होता है, तो इसको मैं इसमें भी चेंज कर सकती हूँ, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ है ना, मोल्स डिवाइडेड बाय मोल ऑफ, मैं सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ बी से, मोल्स ऑफ बी, या फिर इसको मास के टर्म्स में लिखें तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू क्या आ जाएगा 1000। तो यहां से हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हैं। बी हमारे पास क्या है, सोल्यूट, एंड ए इज सॉल्वेंट। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अब इसके एप्लीकेशंस भी होते हैं, जो एप्लीकेशन वाला पार्ट होगा और जो बाकी न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए कुछ एग्जांपल्स मैं लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन है नीट 2020 का, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF फॉर बेंजीन इज 5.12 केल्विन kg पर मोल। फाइंड डेल्टा TF फॉर सॉल्यूशन। मोलैलिटी हमें गिवन है। बहुत इजी क्वेश्चन है जितना ये हो सकता है। अभी मैंने आपको वेंटो फैक्टर नहीं बताया, इन्होंने दिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, यानी कि उसका ना एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन, I होगा 1। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए डेल्टा TF को कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, KF इंटू M। ओके, KF की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 5.12 इंटू मोलैलिटी कितना है 0.078। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट सॉल्व, आप सॉल्व वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करके देख लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। देखो, अब तक हमने क्या देखा कि बाइनरी सॉल्यूशन होता है, नॉर्मली सॉल्वेंट के अंदर एक सॉल्यूट को ऐड किया गया, लेकिन सॉल्यूशन तो टर्नरी भी हो सकता है ना, मतलब 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिसमें एक सॉल्वेंट और 2 सॉल्यूट हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है,
यहाँ एक पॉइंट नोट कर लीजिए जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव। इसका मतलब क्या है, मीन्स if number of solute is more than 1, if number of solute is more than 1, तो हम इंडिविजुअली हर एक के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल के ऐड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ हमें दो कंपोनेंट देख रखे हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन हैज 5% यूरिया एंड 10% ग्लूकोज बाय वेट। ओके, व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको रिलेशन पूछ रखा है परसेंटेज बाय मास से, और उससे आपको मोलैलिटी भी निकालनी होगी। तो इसको मैं दो पार्ट्स में कर सकती हूँ। पहले मैं यूरिया के लिए निकाल सकती हूँ डेल्टा TF4 यूरिया निकाल सकती हूँ। ओके, फिर मैं अलग से डेल्टा TF4 क्या ग्लूकोज के लिए निकाल सकती हूँ। ओके, तो अब एक बात बताइए, 5% यूरिया का मतलब क्या है, 5% यूरिया, इसका मतलब है कि 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है इन 100 ग्राम व्हाट सॉल्यूशन। हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। डेल्टा TF अगर हमें निकालना है, हमें पता है कितना है, 10% ग्लूकोज है। 10% ग्लूकोज का क्या मतलब होता है कि 10 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है मैम, ये दोनों एक ही सॉल्यूशन में घुले हुए हैं। आप खुद सोचो, 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास है जिसमें से 5 ग्राम यूरिया है और 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 100 माइनस 5 ग्राम यूरिया घट गया और 10 ग्राम ग्लूकोज घट गई, तो कितना आया, दिस इज 85 ग्राम। बिल्कुल सही। अब हम इजीली डेल्टा TF निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है तो KF की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, सेम है, वाटर ही है। तो पहले हम यूरिया के लिए निकालते हैं। ओके, यूरिया के लिए क्या वैल्यू आएगी डेल्टा TF की, दिस इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी। KF की वैल्यू में कितना दे रखा है वाटर के लिए, 1.86 इंटू मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास कितना है, 5 ग्राम बाय में मोलर मास सॉल्यूट का कितना होता है, यूरिया क्या होता है, यूरिया इज NH2CONH2, इसका मोलर मास होता है 60 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा वो कितना होता है 85 ग्राम। हमने अभी फाइंड आउट किया है, ये ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 आ जाएगा। ऐसे ही ग्लूकोज के लिए जब मैं फाइंड आउट करूंगी ये वैल्यू, ग्लूकोज के लिए जब मैं वैल्यू निकालती हूँ डेल्टा TF की, तो ये कितनी आएगी, डेल्टा TF आ जाएगा, KF की वैल्यू कितनी है 1.86 इंटू मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 85, इसको अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लेंगे, ग्लूकोज के लिए, इसको यूरिया के लिए, फिर हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इन वैल्यूज को फाइंड आउट करके ऐड करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक के। जो भी आपको डाउट हो, यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।